चेंज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि अब इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे होगा, है ना। जैसे कि हिग्स तो डिराइव कर देते हैं कि ये चीज होता है। कंडीशन इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जो है वो टच करेगा, मिनिमम पॉइंट पे टच करेगा किसको, बजट लाइन को। ठीक है, तो अगर बजट लाइन मान के चलते हैं चेंज करता है, ठीक है, कि बजट लाइन यहाँ से यहाँ चेंज कर गया तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज करेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो चेंज होता है इसका दो कारण होता है। पहला, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, और दूसरा होता है चेंज इन कंज्यूमर इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर कमोडिटीज में अगर एक कमोडिटी मान के चलते हैं कि यहाँ पर वाई कमोडिटी और एक्स कमोडिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इनिशियल बजट लाइन है ए बी, तो अगर एक्स वस्तु का प्राइस अगर घटता है तो ये राइट की ओर शिफ्ट करेगा। ठीक है, कम प्राइस होगा तो राइट की ओर और ज़्यादा प्राइस होगा तो लेफ्ट की ओर। ऐसा क्यों होगा कि अगर मान के चलते हैं 100 रुपया इनकम है, इनिशियली पी एक्स का प्राइस एक्स गुड्स का 10 रुपया है, तो ये 10 क्वांटिटी खरीदेगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं 20 में हमारा कितना है 10। ठीक है, अब इसका प्राइस जो है 10 रुपया से घटकर 5 रुपया हो जाता है, तो अब 100 रुपया में एक्स का क्वांटिटी कितना खरीद सकते हैं 5 रुपये प्राइस पे, 20 क्वांटिटी का कर, तो ये 10 के बाद इधर हमारा क्या हो जाएगा 20 होगा, है ना। लेकिन यही चीज अगर इसका प्राइस बढ़कर 20 रुपया हो जाएगा तो हमारा क्वांटिटी जो है एक्स क्वांटिटी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 5, तो ये इधर लेफ्ट की ओर आएगा। तो यहाँ हमेशा याद रखिएगा कि अगर प्राइस कम होगा तो लेफ्ट की ओर, अरे सॉरी राइट की ओर, और घटेगा तो लेफ्ट की ओर। लेकिन अगर यहीं पे अगर वाई वस्तु का प्राइस अगर चेंज होता है तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये वाई एक्सिस में चेंज करेगा। ठीक है, कि बढ़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और घटेगा तो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई वस्तु दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि जब इंडिफरेंस कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है या वाई एक्सिस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया था कि एम यू वाई इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पर एम यू एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे जहाँ पर पैरेलल हो जाता है ए और बी पॉइंट पे, यहाँ पर ये किस कंडीशन को दिखा रहा है हमारा, कि जहाँ पर हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, अगर यहाँ पर एक्स है और इधर टोटल यूटिलिटी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पर 0 अगर होता है तो सिंगल केस में क्या होता है कि जहाँ पर एम यू एक्स इक्वल टू 0 होता है वहाँ पर टी यू एक्स क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर दूसरा सवाल यहाँ पर होता है कि जहाँ पर पैरेलल होता है वहाँ पर टी यू वाई एक्सिस में मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यहाँ पर टी यू एक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग वापस चलते हैं बजट लाइन पे। तो ये बजट लाइन में अगर किसी एक एक्स का होगा प्राइस घटेगा या बढ़ेगा तो इसका मूवमेंट शिफ्ट होगा, कि अगर घटेगा तो राइट की ओर और बढ़ेगा तो लेफ्ट की ओर। उसी तरह से अगर वाई गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो ये एबव ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, सॉरी घटेगा तो ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा और बढ़ेगा तो नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। अगर दोनों गुड्स का प्राइस साइमल्टेनियसली बढ़ेगा तब ये पैरेलल चेंज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि बजट लाइन में चेंजिंग, क्योंकि अगर बजट लाइन में चेंजिंग होगा तब हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व तो बहुत होता है, अनंत होता है, तो हम इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, वहां पर जहां पर हमारा बजट लाइन भी टच करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर में है
और ये एभव है, लेकिन बजट लाइन को टच कहाँ कर रहा है, कौन कर रहा है, ये IC2 कर रहा है, तो ये IC2 में ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। दूसरा है कि बजट लाइन जो चेंज करता है चेंज इन इनकम। अगर आपको 100 रुपया से 200 रुपया अगर हम बढ़ा देते हैं, है ना, तो आपका परचेजिंग पावर जो है वो दोनों बढ़ जाएगा। कि अगर PX इक्वल टू आपका 10 रुपीज है और PY इक्वल टू 20 रुपीज है ना, और आपके पास 100 रुपया है, तो अगर पूरा पूरी हम X का परचेज करेंगे तो आप X का कितना क्वांटिटी होगा 10 और Y का कितना होगा 5। लेकिन अगर हम इनकम को बढ़ा देते हैं 200 रुपया हो जाता है, ठीक है, तो अब हमारा नया क्वांटिटी कितना हो जाएगा कि अब हम इसको 20 क्वांटिटी खरीद सकते हैं और इसको 10 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, बजट लाइन को पैरेलली चेंज करेगा। ठीक है, पैरेलल चेंज करेगा कि पहले यहाँ पर इक्विलिब्रियम थे, तो अब ये बजट लाइन यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, है ना। मतलब कि ये पैरेलली चेंज होगा, घट भी जाएगा, बढ़ेगा तो पैरेलली अपवर्ड शिफ्ट करेगा और घटेगा तो पैरेलली डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब बजट हमारा शिफ्ट करेगा तो हमारा इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगा। तो इससे हमारा 3 तरह का इफेक्ट को हम लोग देखते हैं। पहला इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्राइस इफेक्ट, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं PCC कर्व, है ना, प्राइस कंजम्पशन कर्व। दूसरा को हम लोग बोलते हैं इनकम इफेक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग ICC कर्व बोलते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व। और तीसरा जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो पहले हम PCC देख लेते हैं, है ना, और इसके साथ साथ हम लोग इसको इलास्टिसिटी के साथ भी कंबाइन करेंगे, है ना। तो अगर हम PCC का अगर हम बात करते हैं, पहला PCC, है ना, तो इस केस में हमारा इक्विलिब्रियम जो चेंज होगा वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मान के चलते हैं इनिशियल इक्विलिब्रियम हमारा इस पॉइंट पे था बजट लाइन पे, ठीक है, फिर PX का यहाँ पर प्राइस कम हो गया। आप PY में भी देख सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम PX ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करता है ना, पहले यहाँ पर इक्विलिब्रियम में था और अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये शिफ्टिंग हमारा किधर हो रहा है, ठीक है, कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो ये शिफ्टिंग ऊपर की ओर हो रहा है कि इसके पैरेलल सीधा हो रहा है ना, या फिर इसका डाउनवर्ड नीचे की ओर हो रहा है। तो उसके आधार पे हमारा इलास्टिसिटी भी चेंज होता है गुड्स का, है ना, जिसका प्राइस कम होता है। तो हम लोग पहला केस ले लेते हैं, केस 1, ठीक है, कि यदि PCC कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो कैसा होगा कि पहला ये ओरिजिनल है, फिर प्राइस घट गया तो इतना हो गया, और फिर और प्राइस घट जाएगा तो इसका परचेजिंग पावर इतना होगा। तो पहले ये इस जगह पर इक्विलिब्रियम में था, अब यहाँ पर हो गया और अब यहाँ पर हो गया। तो डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिफरेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं PCC। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम में था, ICC कर्व यहाँ पर था, अब यहाँ पर चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमारा PCC कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस कम हो रहा है, किसका, X का। तो डिमांड भी हमारा किसका बढ़ना चाहिए, X का। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिमांड X का तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ Y का डिमांड कम हो जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा X क्वांटिटी को खरीदा जा रहा है और Y को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना प्राइस में परसेंटेज चेंजिंग है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंजिंग इन क्वांटिटी।
ठीक है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसका, एक्स गुड्स का, हमेशा जो जिसका प्राइस कम होगा उसी का इलास्टिसिटी यहाँ पर देखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि प्राइस कम होने से एक्स के क्वांटिटी में इतना वृद्धि हो जा रहा है कि वाई को भी सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब कि वाई को जितना हम खरीद रहे थे उसका जो एक्सपेंडिचर कर रहे थे उस एक्सपेंडिचर को कम करके हम एक्स के एक्सपेंडिचर पे हम बढ़ा दे रहे हैं। तो जब हमारा पीसीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा किसका, एक्स का, वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। केस 2 देखते हैं, है ना, कि दूसरा केस में क्या होगा कि अगर पीसीसी कर्व हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में किस तरह से होगा कि पहले ये यहाँ पर था बजट लाइन, फिर यहाँ चेंज किया, ठीक है। तो अब पीसीसी वक्र जो है वो सीधा है, मतलब कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो पहले यहाँ पर इक्विलिब्रियम में था, अब यहाँ पर हुआ नया बजट लाइन पे, और फिर यहाँ पर नया बजट लाइन, क्योंकि जब प्राइस और इनकम चेंज करता है तो परचेजिंग पावर चेंज होता है, परचेजिंग पावर चेंज होने के कारण यूटिलिटी में भी चेंजिंग होता है, तो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व में जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं कि पैरेलल जब इंडिफरेंस कर्व हमारा पीसीसी कर्व हो रहा है, तो यहाँ क्या है कि वाई का जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर चेंज किसका हो रहा है, सिर्फ एक्स का, मतलब कि पी एक्स का प्राइस कम हो रहा है तो एक्स वस्तु का बढ़ रहा है। तो इसी का जो प्राइस कम होने के कारण जो इसका रियल इनकम बढ़ रहा है ना, रियल इनकम उसी को एक्सपेंडिचर कर रहा है किस पर, या मोर परचेजिंग ऑफ गुड्स एक्स, ठीक है, गुड्स एक्स को खरीदारी करने के लिए, जबकि यहाँ पर हमारा एक्स वाई पी वाई जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर जितना प्राइस कम हो रहा है उतना ही एक्स का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि वाई का जो डिमांड है वो कांस्टेंट है। तो इस केस में एक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, है ना, यूनिटी इलास्टिसिटी होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है अगर पीपीसी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा, है ना, पीपीसी इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो जब अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो इस केस में हमारा इलास्टिसिटी क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा, है ना। तो ये इनिशियल हो गया, ये चेंज करने के बाद हुआ, है ना, तो दो ही को ले लेते हैं, और ये पीसीसी कर्व ऐसा हो गया, और ये इक्विलिब्रियम ए हो गया और ये बी हो गया। तो देखिए पहले ए पॉइंट पर था, अब बी पॉइंट पे चला गया। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ए पॉइंट पे था तो इतना क्वांटिटी एक्स वाई का और इतना क्वांटिटी एक्स का परचेज कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पी एक्स का प्राइस कम होता है तो यहाँ पर देखिए कि एक्स और वाई दोनों का क्वांटिटी जो है बढ़ जाता है, मतलब कि पी एक्स का घटने के कारण कंज्यूमर का रियल इनकम क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है, रियल इनकम इंक्रीज कर जा रहा है। तो इस रियल इनकम को एक्स पे भी खर्च कर रहा है और वाई पे भी खर्च कर रहा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जितना प्राइस कम होने के कारण एक्स का डिमांड होना चाहिए उतना कम होता है, बल्कि उस रियल इनकम को वाई पर भी खर्च कर रहा है। इसका मतलब कि इसका जो एक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, मतलब कि जितना उसका प्राइस कम हुआ उसके आधार पे एक्स का डिमांड नहीं हुआ, बल्कि उस बचे हुए इनकम से, है ना, रियल इनकम से वो वाई पर भी खर्च कर दे रहा है। तो जब पीपीसी अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एक्स का क्या होगा कि लेस देन 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर पीसीसी हमारा बैकवर्ड बेंडिंग होगा, बैकवर्ड बेंडिंग होगा,
तो बैकवर्ड बाइंडिंग होगा तो वो यहाँ पर हमारा इलास्टिसिटी नहीं बल्कि नेचर ऑफ गुड्स को बताएगा, है ना, कि ये पहले इनिशियल बजट लाइन है, फिर ये चेंज कर गया, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, ये चेंज किया, तो पहले यहाँ पर कर रहा था, इक्विलिब्रियम में था, अब यहाँ पर हो गया प्राइस चेंज होने के कारण, और अब यहाँ पर हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अगर हम सबको मिला देते हैं, ठीक है, अगर हम सबको मिला देंगे तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग इधर से देख सकते हैं, ये इस तरह से आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पीएक्स का प्राइस कम हो रहा है तो इसका डिमांड भी कम हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा डिमांड लॉ को वायलेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स गुड्स जो है वो हमारा गिवन गुड्स हो गया, और वाई गुड्स स्टिल हमारा नॉर्मल गुड्स हो गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आईसीसी, है ना, कि आईसीसी से उसका क्या मतलब है, और उसका इक्विलिब्रियम जब चेंज होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसका भी हम लोग देखेंगे, आईसीसी कर्व का भी पहला केस देखेंगे, केस 1, है ना, जब आईसीसी कर्व हमारा हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। तो जब भी इनकम बढ़ेगा तो हमारा बजट लाइन पैरेलल चेंज करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस तरह का अगर हमारा केस बनता है कि ये हॉरिजेंटल हो जाता है किसका, एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनकम और डिमांड के बीच क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कि अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो गुड्स का एक्स और वाई दोनों का डिमांड बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है तो सिर्फ एक्स का, अगर इनकम बढ़ रहा है तो सिर्फ एक्स का डिमांड बढ़ रहा है, जबकि वाई का डिमांड क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई गुड्स जो है ये हमारा क्या है, नेसेसरी गुड्स है। यहाँ पर वाई क्या हो जाएगा, नेसेसरी गुड्स, जिस पर आई इनकम इफेक्ट जो है वो 0 है, और जबकि एक्स हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा अगर हम देखते हैं कि अगर आईसीसी कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, तो अपवर्ड स्लोपिंग के केस में क्या होगा कि दोनों गुड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आय बढ़ रहा है तो दोनों गुड्स का हमारा डिमांड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई दोनों हमारा क्या है, नॉर्मल गुड्स है, ठीक है। गुड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि अगर हमारा आईसीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर होता है, वाई एक्स 0, ये इस तरह से अगर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम बढ़ने से हमारा एक्स का डिमांड बढ़ रहा है, जबकि वाई का डिमांड कम हो रहा है ना। ये दोनों एक्सिस के केस में सब हो सकता है, आप जिसको जिस तरह से फिट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा क्या है कि ये तो इनकम लॉ को अप्लाई कर ले रहा है, लेकिन ये इनकम लॉ को वायलेट कर रहा है ना। तो ऐसा किस केस में होता है कि इनकम के संदर्भ में अगर रिलेटेड देखते हैं तो हमारा सुपीरियर और इंफीरियर गुड्स होता है, तो एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपीरियर, और वाई गुड्स जो है वो इंफीरियर हो जाता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि अगर इस तरह से है आईसीसी 1
ये ICC2 और ये हो गया ICC3। तो पहला ICC1 के केस में क्या होगा कि y हमारा जो होगा सुपीरियर होगा और x जो है वो इंफीरियर होगा, ठीक है। और ICC2 के केस में क्या होगा, x हमारा सुपीरियर होगा और y हमारा इंफीरियर होगा। जबकि ICC3 के केस में क्या होगा, दोनों हमारा नॉर्मल गुड्स होगा, ठीक है, जो इनकम लॉ को दोनों फुलफिल कर रहा है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन जो आता है नेट में वो ट्रिकी आ जाता है कि इसको इस तरह से करके ऐसे कर दिया जाता है ना। और इसमें से पूछता है कि कौन आपका इंफीरियर है और कौन सुपीरियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको समझना होगा, यहाँ तक तो दोनों का बढ़ रहा है ना, ये सॉरी, यहाँ तक तो दोनों का बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के बाद क्या हो रहा है, एक का घटने लगा है ना। और यहाँ तक इसका y का बढ़ता है, लेकिन इस पोर्शन में आने के बाद ठीक है, इस केस तक, यहाँ तक इसमें क्या हो रहा है कि x जो है हमारा इंफीरियर को दिखा रहा है और y को सुपीरियर दिखा रहा है ना। लेकिन जब यहाँ से इस पोर्शन को अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इसका घट रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा कि जब इस तरह का रहेगा तो इसमें बोथ x एंड y बोथ गुड्स जो है वो क्या हो जाएगा, इंफीरियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ICC कर्व। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है कि एक के बदले दूसरे को हम यूज करना। तो हम सब्स्टिट्यूट एक के बदले दूसरे को हम कब करेंगे, इसके लिए दो कॉन्सेप्ट है। एक को हम लोग बोलते हैं हिक्सियन और दूसरा को कहते हैं सलस्की अप्रोच। सलस्की अप्रोच, ठीक है। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है कि सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है ना। तो हिग्स कहता है कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो कंपनसेटिंग वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन के कारण होता है। इक्विवेलेंट वेरिएशन के कारण होता है। जबकि हिग्स सलस्की क्या बोलता है कि ये हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो कॉस्ट डिफरेंस के कारण होता है। कॉस्ट डिफरेंस के कारण होता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है यार, इन लोग कंट्रोवर्सी क्यों है दोनों का कॉन्सेप्ट में। देखिए, जब प्राइस कम होता है, ये इनिशियल बजट लाइन है, और जब प्राइस कम होता है तो यहाँ पर चेंज होके आता है ना। तो जब प्राइस कम होता है तो रियल इनकम बढ़ जाता है ना। जब रियल इनकम बढ़ जाता है तो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर जो होता है वो बढ़ जाता है। जब परचेजिंग पावर बढ़ जाता है तो अतिरिक्त गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेगा। जब एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेगा तो मे बी इन्फ्लेशन होने का डर है, प्राइस राइज हो जाएगा तो इन्फ्लेशन। तो सरकार क्या करती है ना कि इससे वो बढ़े हुए जो रियल इनकम को ले लेती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेट करती है। तो ये कंपनसेट कर दी, तो अब इसका इस लाइन पे यहाँ से अगर ये यहाँ पर गया था तो अब जब इतना कंपनसेट कर लिया गया, मतलब कि ले लिया गया, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। तो अब यहाँ से इनिशियली यहाँ पर गया, लेकिन अब वो यहाँ पर आ गया है ना। तो हिग्स क्या कहता है कि किसी से इतना सब्स्टिट्यूट करें, इतना पैसा लें कि वो पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे आ जाए, मतलब कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे, है ना।
जबकि वहीं पे हिक्स सलस्की क्या बोलते हैं कि अगर कंज्यूमर का प्राइस कम हुआ है तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। तो बेनिफिट मिलना चाहिए तो उसको पहले से ज़्यादा हायर यूटिलिटी फंक्शन में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये अलग अलग इंडिफरेंस कर्व से दिखाते हैं। IC3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, IC3 में चला जाएगा। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है कि ये हिक्स बात करते हैं कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब कि इतना इनकम को लिया जाए ताकि वो पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे स्थिर रहे, जबकि सलस्की कहते हैं कि जब प्राइस कम होगा तो उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो हिक्स के अनुसार कंपनसेटिंग वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन के कारण, और सलस्की के अनुसार कॉस्ट डिफरेंस के कारण। दूसरा कि हिक्स कंपनसेट करता है और कहते हैं कि पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करना है, चाहे उसको हम उस बढ़े हुए कीमत बढ़े हुए रियल इनकम को ले या फिर घटे हुए रियल इनकम को दें, है ना। दोनों केस में कि अगर प्राइस बढ़ने के कारण उसका परचेजिंग पावर कम हो जाता है तो उस केस में प्रोवाइड किया जाए ताकि वो पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सके, ठीक है। जबकि सलस्की का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब प्राइस कम हो तो उसको नए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे होना चाहिए, मतलब कि पहले से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन। तो ये हमारा बेसिकली कंपनसेटिंग वेरिएशन है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंपनसेटिंग वेरिएशन और प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं प्राइस इफेक्ट का, है ना, इफेक्ट कि पहले ये बजट लाइन यहाँ पर था और अब बजट लाइन यहाँ पर से यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। तो ये किसका मान के चलते हैं, एक्स का प्राइस में यहाँ पर चेंजिंग हो, मतलब कम हो गया। तो कम होने के कारण कंज्यूमर का रियल इनकम जो है वो बढ़ गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब कंपनसेट कर ले रहे हैं तो अब पहले यहाँ पर था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्यों गया, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्यों गया, प्राइस के कारण, ठीक है। अब जब इससे कंपनसेट कर लिया गया, है ना, कंपनसेट कर लिया गया, तो अब नया इक्विलिब्रियम इसका कहाँ पर हो गया, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। तो ये IC1 हो गया और ये IC2 हो गया और ये आपका PCC हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है, 1 2। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्यों गया था, इक्विलिब्रियम में चेंज हुआ क्यों, ड्यू टू प्राइस इफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग P लिखते हैं। अब ये इस इक्विलिब्रियम से यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ से हम इनकम ले लिए हैं ना, तो ड्यू टू इनकम इफेक्ट के कारण। तो ये यहाँ पर जो आया वो किसके कारण आया, इनकम इफेक्ट के कारण। और इस इक्विलिब्रियम से यहाँ पर क्यों आएगा, इसको हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो जनरली हमारा क्या होता है कि प्राइस इफेक्ट को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो वो 2 इफेक्ट को जोड़ देता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब कंज्यूमर यहाँ पर इंडिफरेंस हो गया A और B पॉइंट पे कि वो पुराना लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन ले या फिर वो नए लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन ले, ठीक है। तो दोनों में उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब कि यूटिलिटी जो है यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। अब यहाँ पर इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजल कर्व, ठीक है।
एंजल कर्व। तो बेसिकली एंजल कर्व जो थे वो एंजल नाम ही है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और ये जो दिए थे 1821 से 1896, जो इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है ना। और ये इम्प्रिकली एग्जामिन किए थे, डेटा द्वारा प्रूव किए थे कि कंजम्पशन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा था कि अगर नॉर्मल गुड्स के केस में, इनका बेसिक स्टडी जो था वो नॉर्मल गुड्स के केस में था कि नॉर्मल गुड्स जब आय बढ़ता है तो कंज्यूमर जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, है ना। इन्होंने पाया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, और एक पॉइंट के बाद मैक्सिमम होता है और फिर ये डाउनफॉल होने लगता है। लेकिन बाद में इसको डिफरेंट गुड्स के लिए अप्लाई किया जाता है कि जैसे कि लग्जरियस गुड्स के टर्म में ये इस तरह से होगा, इधर इनकम और इधर कंजम्पशन, कि थोड़ा सा भी इनकम, जितना चेंज इन इनकम होगा उससे ज़्यादा चेंज इन क्वांटिटी होगा। अगर एक्स गुड्स हमारा है, लग्जरियस गुड्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि मोर देन इनकम इफेक्ट होता है लग्जरियस गुड्स में, इसलिए इसमें इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और उसी तरह से हमारा नेसेसरी गुड्स के लिए कांस्टेंट और इंफीरियर गुड्स के लिए बैकवर्ड बाइंडिंग, है ना। तो इस तरह से इसका किया जाता है, मतलब अप्लाई किया जाता है। कंपेयर करते हैं कि मार्शल और हिक्स दोनों का डिमांड कर्व का, है ना, कि हिक्स के अनुसार डिमांड कर्व कैसा होता है और मार्शल के अनुसार डिमांड कर्व कैसा होता है। मार्शलियन वर्सेस हिक्सियन डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये दोनों को भी हम लोग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से देख सकते हैं। देखिए पहले हम ग्राफ से समझा देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैथ यहाँ पर यूज करेंगे। तो मार्शल क्या बोलते हैं कि प्राइस चेंज होने के कारण यूटिलिटी में भी चेंजिंग होगा, कि पहले यहाँ पर था तो अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बात करते हैं नॉमिनल का, है ना, नॉमिनल इनकम का, जबकि हिक्स जो है वो बात करते हैं किसका, रियल इनकम का, रियल इनकम का, है ना। और ये इन्होंने कंपनसेट करता है, तो वो रियल इनकम के बारे में बात करता है कि प्राइस यहाँ था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम था, तो यहाँ से चेंज होके यहाँ पर आ गया, और जब कंपनसेट कर दिए तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब दोनों का हम लोग अगर डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे तो इनका जो डिमांड कर्व है वो इस तरह से आएगा फ्लैटर, और इनका जो डिमांड कर्व है वो आएगा इस तरह से, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, है ना। तो यहाँ पर फ्रेश बना देते हैं कि ये फ्लैटर होगा और ये स्टीपर होगा। तो मार्शलियन डिमांड कर्व जो होता है फ्लैटर होता है इन कंपेयर टू हिक्सियन, और हिक्सियन का क्या होता है, स्टीपर। या इसको बोल सकते हैं कि मार्शलियन डिमांड कर्व जो होता है वो मोर फ्लैटर होता है देन हिक्सियन, ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि मार्शल जो है और हिक्स, तो मार्शल हम नॉमिनल इनकम का बात कर रहे हैं, इनकम का, और हिक्स जो है वो रियल इनकम का बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का बात करते हैं, मैक्सिमाइजेशन गिवन क्या रहता है इनमें, इनकम,
इनकम। जबकि हिग्स क्या बात करते हैं, मिनिमम एक्सपेंडिचर, मिनिमम एक्सपेंडिचर, और गिवन इनका क्या होता है, यूटिलिटी कांस्टेंट, है ना, यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि मार्शल जो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करते हैं गिवन इनकम लेवल पे, और हिग्स क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करते हैं गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी में, है ना। जो पीछे हम ए भी कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, इंडिफरेंस करके द्वारा। और इनका डिमांड फंक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो डिमांड फंक्शन थोड़ा सा मैथमेटिकल यहाँ पे बता देते हैं।